आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जो शायद उनकी पूरी कहानी की नींव है। ये वो दौर है जब वो अमेरिका और लंदन से मतलब दुनिया की बेहतरीन शिक्षा लेकर भारत लौटे थे, लेकिन भारत उन्हें वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं था जिसके वो हकदार थे। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई सूखी अकादमी किताब नहीं बल्कि एक नाटकीय प्रस्तुति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उन घटनाओं के पीछे के जज्बातों को, उस दर्द और उस गुस्से को महसूस कर पाएंगे। हाँ, और यही टकराव इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की कहानी है। एक सम्मान की दुनिया जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में देखी और एक अपमान की दुनिया जिसका सामना उन्हें बड़ौदा में करना पड़ा। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कुछ बुरी यादें नहीं हैं। यही वो पत्थर हैं जिनसे आगे चलकर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आंदोलन की पूरी इमारत खड़ी हुई। आज हम देखेंगे कि कैसे बड़ौदा में मिला तिरस्कार कोलंबिया में मिले ज्ञान से टकराया और एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। तो चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। एक युवा भीमराव जो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप पर पढ़कर लौटे हैं। एक शर्त थी कि पढ़ाई के बाद उन्हें 10 साल बड़ौदा रियासत में नौकरी करनी होगी। जी, एक तरह का बॉन्ड था। महाराजा ने उनमें एक काबिलियत देखी, उन पर निवेश किया और बदले में वो चाहते थे कि उस काबिलियत का फायदा उनके राज्य को मिले। मतलब इरादा तो अच्छा था। इरादा अच्छा था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। घर पर उनके पिता, जिन्हें वो प्यार से बाबा कहते थे, बहुत फिक्रमंद थे। इस कहानी में उनका एक संवाद है जो दिल में चुभ जाता है। वो कहते हैं, तो जानता है उनके राज्य में अधिकतर नौकरियां ऊंची जात के लोगों के हाथ में है। बेटा, तुझे पैरों के नीचे दबाकर रखेंगे। ये एक पिता का डर था जो समाज की नस नस से वाकिफ थे। वो जानते थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में जाति की दीवारों को तोड़ने के लिए काफी नहीं होगी। सही बात है, लेकिन अंबेडकर अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने पिता को जवाब दिया, आप ही ने तो हमें सिखाया था, कठिनाई से मुंह मत मोड़ो, हर चुनौती का सामना करो। और पिता का आशीर्वाद लेकर वो बड़ौदा के लिए निकल पड़े। इस कहानी में जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे होंगे। मुझे लगता है कि उन्हें अंदाजा तो था, लेकिन शायद उसकी गहराई का नहीं। आप सोचिए, वो 4 साल ऐसी जगह रहे हैं जहां उनकी पहचान उनका दिमाग था, उनकी जाति नहीं। कोलंबिया की लाइब्रेरी में कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछता था। शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि महाराजा का दिया वो बड़ा पद, मिलिट्री सेक्रेटरी यानी सैन्य सचिव, उनकी जाति पर भारी पड़ेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा। और बड़ौदा पहुंचते ही ये उम्मीद टूट गई। उन्हें महाराजा का सैन्य सचिव तो बना दिया गया, लेकिन ऑफिस में जो हो रहा था वो अविश्वसनीय है। उनके नीचे काम करने वाले चपरासी तक उनसे सीधे बात नहीं करते थे। जी, कहानी में जिक्र है कि फाइलें और कागजात दूर से उनकी मेज पर फेंके जाते थे। हाँ। 1 मिनट के लिए इस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक आदमी जो दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों से पढ़कर लौटा है, जिसे राज्य का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया है, और उसके ऑफिस का चपरासी उस पर फाइल फेंक रहा है। ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये आपके पूरे वजूद को, आपकी पूरी शिक्षा को, आपकी काबिलियत को नकारना है। और ये सिलसिला सिर्फ ऑफिस तक नहीं रुका। रहने की जगह ढूंढना एक और बड़ी लड़ाई बन गई। उन्हें किसी भी होटल या धर्मशाला में कमरा नहीं मिला। आखिरकार एक पारसी सराय के मालिक ने उन्हें शर्त पर जगह दी कि वो किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताएंगे। लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। जैसे ही लोगों को पता चला, एक भीड़ लाठियां लेकर सराय पहुंच गई और मालिक को धमकाने लगी। उस पारसी सज्जन ने डर कर अंबेडकर का सारा सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। ये दिखाता है कि सामाजिक बहिष्कार का डर कितना गहरा था। वो आदमी शायद मदद करना चाहता हो, लेकिन पूरे समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। और इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। भीड़ ने उन्हें शहर छोड़ने के लिए सिर्फ 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कहानी में बताया गया है कि उस मुश्किल घड़ी में न किसी हिंदू ने उनकी मदद की, न किसी मुसलमान ने। वो पूरी तरह अकेले थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। उन्हें एहसास हुआ होगा कि ये समस्या किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता में जहर की तरह घुली हुई है। ये अस्पृश्यता का कोई लोकल वर्जन नहीं था, ये एक महामारी थी। उस रात की बेबसी को स्रोत के शब्द बहुत मार्मिक ढंग से पकड़ते हैं। भूखे प्यासे थके हारे अंबेडकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बाद में उन्होंने लिखा, आकाश मेरी छत थी
और धरती मेरा बिछौना। ये शब्द उस अकेलेपन और लाचारी को दिखाते हैं जो शायद उस रात उनके अंदर हमेशा के लिए बस गई। और यही वो रात थी जिसने एक विद्वान को एक विद्रोही बनाने की नींव रखी। बड़ौदा के इन हादसों ने उनकी आत्मा को जिस तरह झकझोरा, उसी की गूंज हमें उनके पूरे जीवन के संघर्ष में सुनाई देती है। ये व्यक्तिगत पीड़ा बाद में लाखों लोगों की पीड़ा की आवाज बनी। ये अपमान और भी ज्यादा चुभने वाला लगता है जब हम सोचते हैं कि वो किस दुनिया से लौट कर आए थे। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी पहचान उनकी जाति नहीं बल्कि उनका दिमाग था। बिल्कुल, ये तुलना करना बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा होगा। एक तरफ वो दुनिया थी जहां ज्ञान की पूजा होती थी और दूसरी तरफ ये दुनिया जहां जन्म ही आपका मुकद्दर तय कर देता था। कोलंबिया में उन्होंने सिर्फ 2 साल में वो कर दिखाया था जो लोग कई सालों में करते हैं। 1915 में एंशिएंट इंडिया कॉमर्स पर अपनी थीसिस के लिए एमए की डिग्री ली। फिर 1916 में उनका वो मशहूर पेपर आया, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और वो जो कास्ट इन इंडिया वाला पेपर था वो अपने आप में एक क्रांतिकारी काम था। देखिए, उस समय ज्यादातर लोग जाति को बस एक सामाजिक बुराई मानते थे। अंबेडकर ने पहली बार इसे एक सिस्टम के तौर पर समझाया जिसकी नींव एंडोगैमी यानी अपनी ही जाति में शादी करने की मजबूरी पर टिकी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ये एंडोगैमी नहीं टूटेगी, जाति कभी खत्म नहीं हो सकती। ये एक अकादमिक धमाका था। उन्होंने समस्या की जड़ पकड़ ली थी। और इसी बौद्धिक माहौल में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उस समय अमेरिका में रहकर गदर पार्टी के जरिए भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। लाला जी उनकी काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए और चाहते थे कि अंबेडकर उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाएं। ये उनके जीवन का एक अहम चौराहा था। एक तरफ मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का सीधा मौका था, एक आसान रास्ता भी कह सकते हैं। लेकिन अंबेडकर ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। स्रोत के अनुसार उन्होंने जो कहा उसमें उनके पूरे जीवन के संघर्ष का सार छिपा है। उन्होंने कहा, एक पिछड़ी जाति में जन्मा होना, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गुलामी और शोषण की जिंदगी कितनी जिल्लत भरी होती है। इस जवाब में बहुत गहराई है। वो साफ साफ कह रहे थे कि गुलामी सिर्फ एक तरह की नहीं होती। एक राजनीतिक गुलामी है अंग्रेजों की, लेकिन एक सामाजिक गुलामी भी है जो उससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है, जिससे करोड़ों लोग हर रोज जी रहे थे। उन्होंने अपनी वचनबद्धता का भी जिक्र किया कि उन्हें बड़ौदा जाकर महाराजा की नौकरी करनी है। उन्होंने कहा, मजबूरी ने मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी हैं लाला जी, मुझे क्षमा करना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनका इनकार देशभक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी लड़ाई की प्राथमिकताओं को दिखाता था। उनके लिए असली लड़ाई 2 मोर्चों पर थी, एक अंग्रेजों से और दूसरी, जो शायद ज्यादा मुश्किल थी, अपने ही समाज की उन कुरीतियों से। उनकी प्राथमिकताएं उनके निजी अनुभवों से तय हो रही थी, किसी किताबी राष्ट्रवाद से नहीं। और जब हम उनके निजी अनुभवों की बात करते हैं तो उनके परिवार, खासकर उनकी पत्नी रमाबाई के संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश से लौटते वक्त उनके साथ एक अजीब घटना हुई। हाँ, वो जहाज वाली घटना जो अपने आप में एक कहानी है। जी, एक अफवाह फैल गई कि जिस जहाज से अंबेडकर आ रहे थे वो डूब गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन असल में उस जहाज एसएस कैसरे हिंद पर सिर्फ उनका सामान और उनकी सैकड़ों कीमती किताबें थीं। वो खुद एक दूसरे जहाज से सुरक्षित पहुंच गए थे। और ये सिर्फ एक अजीबोगरीब घटना नहीं थी, ये एक तरह का प्रतीक है। इंसान बच गया, लेकिन उसके ज्ञान का खजाना, उसकी किताबें डूब गई। ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष को दिखाता है, जहां उनकी जान को तो बख्श दिया जाता है, लेकिन उनके ज्ञान और स्वाभिमान को डुबोने की कोशिश हमेशा होती रहती है। बिल्कुल। घर लौटे तो एक और सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी रमा ने कितनी मुश्किलों से घर चलाया था। उनके भाई ने बताया, रमा भाभी ने गोबर के उपले बनाकर बेचे, खुद भूखी रहीं, लेकिन हम सबका पेट भरा। ये सुनकर किसी भी स्वाभिमानी इंसान के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। वो दुनिया जीतकर लौटे थे, लेकिन अपने ही घर में वो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाए थे। अंबेडकर के अपने शब्द हैं, मैं जानता हूं दादा, इसीलिए उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं। और कहानी में एक बहुत भावुक पल आता है, जब जहाज कंपनी से डूबी हुई किताबों का मुआवजा मिलता है। उन पैसों से वो सबसे पहले रमा के लिए एक साड़ी लाते हैं, एक छोटा सा तोहफा, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत बड़ी थी। वो अपनी पत्नी को वो खुशी देना चाहते थे, वो सम्मान देना चाहते थे, जो वो अब तक नहीं दे पाए थे। लेकिन रमा का जवाब देखिए।
वो उस साड़ी को देखकर खुश होने के बजाय कहती हैं कि ये पैसे आगे की पढ़ाई के लिए बचाकर रखने चाहिए थे। इस पर टूटे हुए अंबेडकर कहते हैं, रमा, इतनी भी अच्छी ना बनो कि मैं खुद अपनी नजरों में गिल जाऊं। आज तक मैंने तुम्हें क्या दिया है सिवाय भुखमरी, लाचारी और गरीबी के। इस एक संवाद में हमें उस रिश्ते की पूरी गहराई दिख जाती है। एक तरफ रमा का त्याग है, जो अपने पति के बड़े मकसद के लिए अपनी हर छोटी खुशी कुर्बान करने को तैयार है, और दूसरी तरफ अंबेडकर का अपराध बोध और अपनी पत्नी के लिए कुछ करने की छटपटाहट। और रमा का जो जवाब है वो उनके संघर्ष को एक नई ऊर्जा देता है। वो कहती हैं, जिसे आप दुख समझते हो वही मेरा सुख है साहब। जिस दिन छुआछूत का अंधकार नष्ट हो जाएगा वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। इतना ही नहीं, जब अंबेडकर को दोबारा बड़ौदा जाना पड़ा तो रमा ने अपने सोने की चेन बेचकर उन्हें सफर के लिए पैसे दिए। यह हिस्सा डॉक्टर अंबेडकर के मानवीय पहलू को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। ये दिखाता है कि रमाबाई सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष की सबसे बड़ी पार्टनर और ताकत थी। हम अक्सर बाबा साहब की सार्वजनिक लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन उस लड़ाई के पीछे एक ऐसी महिला का त्याग था जिसके बिना शायद वो लड़ाई इतनी मजबूती से नहीं लड़ी जा सकती थी। बड़ौदा की घटना के बाद वो बुरी तरह टूट चुके थे, लेकिन हारे नहीं थे। मुंबई लौटकर उन्होंने पैसे कमाने और घर चलाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए। ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की, स्टॉक मार्केट के व्यापारियों को सलाह देने का काम शुरू किया, लेकिन हर जगह उनकी जाति आड़े आ गई। ये उनके जीवन का एक और संघर्ष भरा दौर था। उनके पास असाधारण योग्यता थी, लेकिन समाज में उनके लिए सही मौके नहीं थे। वो एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का ऑफिस खोलते हैं, लेकिन जैसे ही क्लाइंट्स को उनकी जाति पता चलती है, वो काम देना बंद कर देते हैं। सोचिए, एक आदमी जिसने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पर थीसिस लिखी है, उसे कोई अपनी इन्वेस्टमेंट की सलाह लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर 1918 में उन्हें सिबनेम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर की नौकरी मिली, लेकिन यहाँ भी शुरू में छात्रों ने उनकी जाति को लेकर उनका विरोध किया। और यहाँ हमें वो पैटर्न दिखता है जो उनकी पूरी जिंदगी में बार बार सामने आता है। अंबेडकर ने हमेशा पूर्वाग्रहों का सामना अपनी बौद्धिक क्षमता और योग्यता से किया। उन्होंने कभी हिंसा या नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उनका हथियार उनका ज्ञान था। बिल्कुल। कहानी बताती है कि जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी काबिलियत और उनके ज्ञान के आगे वही छात्र उनके प्रशंसक बन गए। क्लासरूम उनके लिए एक और जंग का मैदान बन गया, जहां आखिर में उनके ज्ञान की जीत हुई। ये साबित करता है कि जब लोगों को सीधे तौर पर उनके ज्ञान और तर्क का अनुभव हुआ, तो उनके मन में बैठा वह पूर्वाग्रह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उन्होंने अपनी योग्यता से सम्मान कमाया, किसी की दया से नहीं। उस नौकरी से पैसे जमा करने का उनका एक ही मकसद था, लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना। और इसी कोशिश के दौरान 1919 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया। कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज से उनकी मुलाकात। जी, उनकी मुलाकात कोल्हापुर के महाराजा से हुई, जो खुद एक समाज सुधारक थे और जिन्हें दलितों और पिछड़ों के कल्याण में गहरी दिलचस्पी थी। इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। यह मुलाकात एक गेम चेंजर थी। देखिए, बड़ौदा में भी उन्हें एक राजा का संरक्षण मिला था, लेकिन वो राजा सामाजिक हकीकत से शायद उतना वाकिफ नहीं था। यहाँ उन्हें एक ऐसा प्रगतिशील शासक मिला जो न केवल उनकी योग्यता को पहचानता था, बल्कि उनके सामाजिक मिशन को समझता भी था और उसका समर्थन करने को तैयार था। अब तक अंबेडकर अकेले लड़ रहे थे। शाहूजी महाराज के रूप में उन्हें पहली बार एक शक्तिशाली सहयोगी और संस्थागत समर्थन मिला, जिसने उनके व्यक्तिगत संघर्ष को एक सामाजिक आंदोलन में बदलने की नींव रखी। तो आज की हमारी ये बातचीत दिखाती है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती अनुभवों ने, खासकर बड़ौदा के अपमान ने, उनके अंदर के संकल्प को फौलाद बना दिया। विश्व स्तरीय शिक्षा, समाज का क्रूर तिरस्कार और परिवार का अटूट समर्थन, इन तीनों ने मिलकर उस इंसान को गढ़ा जिसे आज हम बाबा साहेब कहते हैं। ये सिर्फ मुश्किलों की कहानी नहीं है, ये उन अनुभवों की कहानी है जिन्होंने उनके पूरे राजनीतिक और सामाजिक दर्शन को आकार दिया। बड़ौदा का अपमान सिर्फ एक व्यक्तिगत चोट नहीं थी, बल्कि ये उस जिंदगी भर के मिशन के लिए एक चिंगारी थी जिसका मकसद जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना था। कह सकते हैं कि कोलंबिया ने उन्हें हथियार दिए थे, लेकिन बड़ौदा ने उन्हें जंग का मैदान दिखाया। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल मन में बार बार उठता है। बताइए। स्रोत में लाला लाजपत राय के प्रस्ताव को ठुकराने का जो वाक्य है, वो सोचने पे मजबूर करता है।
उस पल में अंबेडकर ने मुख्यधारा के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बजाय अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को चुना। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हम आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ एक आंदोलन की तरह देखें या उसे शोषण के अलग अलग रूपों के खिलाफ चल रहे कई समानांतर संघर्षों के एक समूह के रूप में समझें?